पोर्टुगीज आए, पोर्टुगीज के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि भाई इनका हुआ था ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास, किसके साथ? स्पेन के साथ, कि दुनिया में जो इलाका क्रिश्चियन नहीं है उसको 2 हिस्सों में बांटते हैं, एक हिस्सा हम राज करेंगे, एक पे आप राज करेंगे, ताकि आप आराम से करिए। इमेजिनरी लाइन थी, बोला दुनिया में ऐसे बीचों वर्ल्ड मैप को लिया, बीच में से काट दिया, आधा आपका आधा हमारा। तो ये बात थी। और पोर्टुगीज के साथ खास बात ये थी कि बहुत ज़्यादा ये मिशनरी इस पे फोकस करते थे कि क्रिश्चियनिटी को फैलाना है। और इन्होंने एक जो कोशिश ही करी थी शुरू में कि भाई हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे क्रिश्चियनिटी को फैलाने का और एज ए लिबरेटर आएंगे। और वो जब इंडिया में आए भी तो इनको पहले विवाद किससे था भाई? इनको रूट क्यों चाहिए था? अरब कब्जा करके बैठे थे, टर्क्स जो थे वो रूट कब्जा करके बैठे थे, तो जो मुस्लिम शासक थे उनके साथ इनको ऐसी दिक्कत थी, मुसलमानों से उनकी ऐसी दिक्कत थी। और इसलिए जब इंडिया आए भी है तो इन्होंने बहुत सारे टर्किश और अरब जो नेवी थी उनसे लड़ाइयाँ लड़ी, और कई मुस्लिमों के खिलाफ इनका रवैया बहुत ही सख्त हुआ करता था। बाद में हालांकि इनका रवैया हिंदुओं के प्रति भी सख्त हो गया। और इंडिया में खास बात ये थी कि कोई भी अंपायर आप मेडिवल इंडिया में पढ़ेंगे तो एक पॉइंट के बाद कोई भी शासक, अगर लेट्स से आप किसी भी धर्म से हैं, अगर आप जो आपकी जिस देश पे आप कब्जा करके बैठे हैं वहाँ की जनता के धर्म के खिलाफ ज़्यादा जाते हैं तो विद्रोह हो जाता है। इसलिए मुगल्स ने भी कॉन्सिलिएटरी पॉलिसी अपना इंडिया में इख्तियार करी थी, और औरंगजेब से पहले काफ़ी ज़्यादा वो कॉन्सिलिएटरी थे। आप सल्तनत के टाइम में भी देखेंगे कि एक पॉइंट के बाद उन्होंने कुछ हद तक जो रूलर्स थे जो बहुत ज़्यादा क्रूर थे उनके खिलाफ हिंसा हुई, तो वो ज़्यादा अपना साम्राज्य स्थापित नहीं कर सके कुछ को छोड़ के। तो पोर्टुगीज़ के मुकाबले ब्रिटिशर्स जो थे वो उतना ज़्यादा क्रिश्चियन मिशनरीज को फोकस पे नहीं रखते थे। ट्रेड उनका पहला फोकस था और बाद में जो हुआ। लेकिन पोर्टुगीज शुरू से ही वो कोशिश करते, तो पहले ही लोगों के वो कान खड़े हो गए थे जो वहाँ के रूलर्स थे कि भाई ये अपना धर्म फैला रहे हैं। और इनकी लड़ाइयाँ स्पेसिफिकली अरबियन से तो होती थी सीज में। तो ये वजह थी जिस वजह से ये आए भी थे इंडिया में कि भाई और ट्रेड भी इनको करना था। सबसे पहले इंडिया में आपको पता ही है 1498 में वास्को ड गामा साहब उतरे कहाँ पर? कालीकट में। कालीकट के रूलर है। अब कालीकट को याद करने का तरीका है, हमें बहुत पहले स्कूल में किसी ने सिखाया था कि हो सकता है कि वहाँ पर वो उतरे होंगे और किसी किसान से मिले होंगे, उसने घास काट के रखी होगी, उसने पूछा होगा बताओ ये जगह कौन सी है, उसको भाषा आती नहीं होगी, उसने बोला होगा कल ही काट के रखा मैंने, तो वहाँ से शायद उसका नाम कालीकट पड़ गया। लेकिन वैसी बात नहीं थी, ये हमें याद करने के लिए बताई गई थी कहानी। तो आप इसे याद कर सकते हैं कि पहले वो कालीकट उतरे और जहाँ उनका स्वागत किया था ज़ेमोरिन ने। ज़ेमोरिन जो वहाँ के रूलर थे, अब ज़ेमोरिन का नाम याद रखिए, कालीकट के रूलर थे और बाद में इनके विवाद भी वास्को ड गामा से हो गए थे। पहले उन्होंने स्वागत किया था इसका। और जो इनको लेके आया था इंडिया, मतलब रूट तो भाई यूरोप से आए तो सारा रूट थोड़ा ना पता होगा, तो जो इनको यहाँ लेके आए थे जो माजिद खान नाम था उनका, सॉरी माजिद खान नहीं, अहमद माजिद नाम था, या इब्न माजिद भी इनको कहते हैं, जो इनको लेके आए थे। कुछ कहते हैं ओमेनियन सेलर थे, पर कुछ कहते हैं कि इंडियन भी थे। तो ये ज़ेमोरिन जो वहाँ के राजा थे उनका स्वागत किया इनको कि भाई चलिए आइए। और उस टाइम में जो खासतौर पे सदर्न इंडिया में जो इलाका था वहाँ पर बहुत सारा ट्रेड होता था। तो 1498 में पहली बार आई है, फिर वापस गए कि भाई मुझे पता लग गया, तो चलो भाई अब इनके राजा ने कहा चलो जाइए और ट्रेड करते हैं और इंडिया के साथ ट्रेड हम पूरा मोनोपोलाइज कर लेंगे। इससे पहले क्या ट्रेड इंडिया के साथ होता नहीं था क्या? तो याद रखिए इससे पहले भी ट्रेड होता था, लेकिन यूरोपियंस में एक मेजर पावर जो सी रूट के थ्रू आई थी वो पहले पोर्टुगीज थे और इन्होंने कोशिश की पूरा ट्रेड रूट मोनोपोलाइज करने का। पहले क्या था, जो मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखा ही चुका हूँ कि जो रूट थे, ये जो रूट हमने डिस्कस किया था, इनमें आप अगर गौर करिए तो जो स्वेज कनाल तो था नहीं, तो आप आते कहाँ से? 2 रूट थे आपके पास आने के, या तो आप इधर से आएंगे, यहाँ से यूरोप से हैं तो आप यहाँ समुद्र के रास्ते से आके इधर यहाँ तक आएंगे, फिर ये रीजन से यहाँ रेड सी होते हुए यहाँ इंडिया आएंगे। दूसरा रूट इन्होंने इधर से निकाला। तो यहाँ से आने में आपको यहाँ पे अरेबियन ट्रेडर्स से को टैक्स देना पड़ेगा, उनसे लड़ाइयाँ लड़नी होंगी। यहाँ पर आपको टर्किश एम्पायर के साथ झमेला झेलना पड़ेगा इस रीजन में। ये रीजन जो था वो थोड़ा कन्वर्टली क्लियर था, लेकिन फिर भी आप इधर से ऐसे आएंगे रूट समय बचाते हुए, तो यहाँ फिर आपको अरब नेवीज़ मिलेंगे। तो ये फिराक में थे कि जो अरेबियंस का या टर्किश का जो मोनोपोली था उस सी रूट के हिसाब से, उसको तोड़ के अपनी नेवी का यहाँ पे वो बिल्कुल जो प्राइमेसी है वो स्थापित करना और ट्रेड को स्थापित कर लेना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम पोर्टुगीज़ की बात करते हैं तो इसमें नाम आता है पेड्रो एल्वरेज कबाल का, जिन्होंने एक बहुत ही सख्त पॉलिसी अरब्स के खिलाफ आइडेंटिफाई की कि उनको लगा कि जब तक आप अरब्स को हराओगे नहीं तब तक अपने आप को स्थापित नहीं कर पाओगे। उनको पहली फैक्ट्री जो लगाई वो लगाई थी कैलिकट में। अब याद रखिए पहली फैक्ट्री कैलिकट में 1500 में लगी थी और हमारे वास्को ड गामा साहब इंडिया आए कब थे? 1498 में, 2 साल बाद ही पहली फैक्ट्री लग गई थी।
और यहाँ से यूरोपियन रूल पहली बार शुरू हुआ था, पहली फैक्ट्री स्थापित हुई। और इसके बाद इनके जब अंपायर गए राजा के पास कि भाई चलिए फैक्ट्री भी स्थापित हो गई है, ट्रेड में काफ़ी प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने एक गवर्नर को भेजा कि जाइए इंडिया में स्थापित करिए अपने शासन को और स्ट्रांगली। तो पहले थे फ्रांसिस दे अल्मेडा, ये पहले पोर्टुगीज शासक थे, पोर्टुगीज गवर्नर थे जो इंडिया में, अभी तक शासक नहीं बने थे, याद रखिए, अभी तक व्यापारी ही थे। 1505-1509 के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। इसी टाइम में आपको एक और चीज़ याद रखनी पड़ेगी, दुनिया भारत में हो क्या रहा था कि 1453 में हमने देखा कॉन्स्टेंटिनोपल गया था और 1600 के आसपास ब्रिटिशर्स आए थे। इनके पास 100 साल का क्लियर कट रूट था, 100 साल तक इनका कोई कंपटीशन यहाँ बड़ा नहीं था, क्योंकि याद रखिए 1600 के आसपास, 1500-1600 के आसपास इंडिया में रूल कौन करता था, पहले मुझे बताइए। जो मुगल शासक थे कौन था इंडिया में उस टाइम में, 1500 के आसपास। इसी टाइम में जब ये थे तब बाबर ने ब्रिटिश अंपायर बाबर ने यहाँ पर जो मुगल सल्तनत थी वो शुरू की थी। 1530 तक बाबर रहे थे इंडिया में। अब विवाद की जो जड़ है, जो वजह थी इनकी डिक्लाइन की, वो हम यहाँ कवर करते हैं कि भाई क्यों आखिर पोर्टुगीज़ अपने आप को स्थापित इंडिया में नहीं कर पाए। तो देखिए, सबसे पहले जब हम इनके गवर्नर्स की बात कर रहे थे जो फ्रांसिस डे अल्मेडा थे, अब अगर आपको इनको याद करना है तो आप कंपेयर करेंगे, चलिए भाई 1505 में आ गई है और ये लगभग 4 साल रहे और इन्होंने मेजर लड़ाइयाँ लड़ी थी अरेबियंस के खिलाफ स्पेसिफिकली। इनमें इनका एक युद्ध में इनकी बेटे की मौत हो गई, तो बदला लेके इन्होंने वहाँ पे तीनों राजा जो तो आसपास के तीनों को हराया था। फिर ये जो अलबकक है, इन्होंने भी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन इनका रवैया सबसे बड़ा हुआ कि रिलीजियसली काफ़ी ज़्यादा ये एक्सट्रीम थे और कोशिश करते थे अपनी मिशनरी को फैलाने का। इन्होंने अकबर तक के दरबार में भेजा था अपने 2 पादरियों को, प्रीस्ट को, ताकि अकबर को शायद ये कन्वर्ट करा सकें। इन्हें लगा था कि जहांगीर को भी कन्वर्ट करा लेंगे इन क्रिश्चियनिटी और एक पूरा अंपायर जो मुस्लिम है वो क्रिश्चियन बन जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं। और इसी पॉइंट ऑफ टाइम में जब इन्होंने पहले अरब्स को हराया था या टर्किश को हराया था, उसके बाद उसी रीजन में बहुत सी नेवियाँ आने लग गई। इजिप्शियन नेवी बन गई, पर्शियन नेवी बन गई, और इंडिया में नेवी कह रहा हूँ मैं, डायनेस्टीज बन गई, इजिप्शियन डायनेस्टी बन गई, पर्शियन डायनेस्टी बन गई। उस टाइम में मुगलों की उदय हो गई भारत में। तो बाबर के बाद आप देख रहे हैं हुमायूं, फिर अकबर और ये शाहजहां, जहांगीर जैसे पूरी एक लाइनअप बन गई। तो उनके सामने ये लड़ने को कैपेसिटी नहीं थी, और जो कोस्टल इलाका जो इनके कब्जे में था वहाँ मराठा आ गए थे। तो ये सभी कारण से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ नहीं सकी। और जो इन्होंने बाद में एग्रीमेंट भी कर लिया था ब्रिटिशर्स के साथ, शादी भी कर ली थी पोर्टुगीज़ और ब्रिटिश एम्पायर में, जो यूरोप की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। तो इस समय में ये समस्या थी और इनके पास करप्शन बहुत था इनका, और सी पायरेसी पे कंट्रोल नहीं कर पाए ये। इनकी जो खुद की ट्रेड प्रैक्टिसेस थी वो बहुत बुरी थी, और इनका भी जो फोकस था पोर्टुगीज़ का, वो फिर जैसे हमने वो एक ट्रीटी थी, हमने शुरुआत में पढ़ी थी, ट्रीटी थे टॉर्डेसिलास की ट्रीटी, जिसके तहत उन्होंने इंडिया को 2 हिस्सों में बांटा था। इनका फोकस थोड़ा ब्राज़ील की तरफ चल गया, क्योंकि ब्राज़ील में भी बहुत सारा ऑप्शन थे इनके पास, तो ये फोकस ब्राज़ील पे करने लग गए rather than फोकसिंग ऑन इंडिया। और इन्होंने सोचा चलो भाई हम उधर फोकस करते हैं, इधर इन अंग्रेज़ों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए। और वैसे भी जिस पीरियड में आए थे तब इंडिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर्स थे, चाहे आप गुजरात की बात करें, चाहे मुगल एम्पायर्स की बात करें, और जो एंडिंग फेज था वहाँ उस रीजन में मराठा स्ट्रॉन्ग हो गए थे। तो इस वजह से ये कभी उभर नहीं सके। लेकिन इनका एक बड़ा रोल रहा इंडिया के सेटअप में। इनका सेटअप में रोल ये रहा कि एक इंपॉर्टेंट नेवल पावर थे, और ये पहली ऐसी नेवल पावर था जिन्होंने बताया था कि नेवी स्ट्रॉन्ग कैसे की जाए, कैसे शिप्स पे जो आप ट्रेड करते हैं कैनन्स भी साथ में रखिए, मतलब तोपे भी साथ में लेके चलते थे। इन्होंने उसका इस्तेमाल किया। कई सारे जो क्रॉप्स हैं जो इंडिया में आई वो इनके थ्रू आई थी। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को भी फैलाया, मालाबार या कोंकण जो कोस्ट है वहाँ पर, और जो मल्टी डेक शिप होते हैं, कई डेक हुआ करते थे शिप में, और एक इंपॉर्टेंट नेवल पावर की तरह। और कई सारे जो हम देखते हैं चेंजेस हुए थे आर्किटेक्चर में, उसमें भी रोल था पोर्टुगीज़ का। इनकी जो स्किल थी ऑर्गेनाइजेशन की कि भाई एक आर्सेनल होगा, उसमें एक डॉकयार्ड होगा, और डॉकयार्ड पे आर्सेनल कैसे रखे जाएंगे, मतलब आप एक समुद्री पत्तन बनाएंगे, वहाँ पे आपकी शिपों पे सैनिक कैसे होंगे, कमांड सिस्टम क्या होता है। एक नेवी में बेहतरीन कैनन का डिज़ाइन इनका था जो शिप्स पे कैरी कर पाएंगे। इन्होंने वॉरफेयर को बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज किया, यूरोपियन वॉरफेयर को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। आर्ट ऑफ वॉरफेयर यूरोप में भी इंट्रोड्यूस किया, यूरोपियन वॉरफेयर को इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया। प्रिंटिंग प्रेस लेके आया इंडिया में, जिससे बाइबल वगैरह काफ़ी फेमस हुई इंडिया में। और सबसे खास बात, ये आलू इंडिया में लेके, ऐसा कहा जाता है, आलू, टोबैको, मिर्च जिन्हें हम आज इतना खाते हैं, वो सब असल में यही लाए थे, जिन्हें कहा जाता है ग्राउंड नट्स या सपोटा। इन सभी क्रॉप्स को इंडिया में लाए, तो इनका एक मेजर इन्फ्लुएंस है। तो आप अगर पोर्टुगीज़ अंपायर को याद करना चाहते हो, तो अब जब आलू के पराठे खा रहे हो तो अच्छा तो पोर्टुगीज़ लोग ये लाए थे, ये मिर्च खाने अच्छा ये भी पोर्टुगीज़ लाए थे। 4 इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन थे इनके? फ्रांसिस दे अल्मेदा, अल्बकर्क, द कुन्हा और पेड्रो एल्वारेज कैबाल। ये आपको इंपॉर्टेंट लोग याद आ जाएंगे। कौन कौन सी इनकी टेरिटरी थी वो याद आ गई कि भाई इन्होंने दमन द्वीप पे कब्जा किया, मैंगलोर पे कब्जा किया, कन्नौर पे कब्जा किया, कोचीन, कालीकट,
अपना गोवा इनका कैपिटल था। इस तरह भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और वेस्ट कोस्ट पे इनकी जो टेरिटरी थी वो तो पता है आपको, मुंबई से लेकर दमन दीव तक फैली हुई थी, गुजरात तक थी। इनके सी फोर्ट्रेस जो इंपॉर्टेंट थे ट्रेडिंग पोस्ट वो थे मैंगलोर, कैननौर, कोचीन, कालीकट। और ईस्ट कोस्ट पे थे सेंथोम जो चेन्नई में था, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये देखिए, मैं हमेशा याद रखिए ईस्ट वेस्ट कोस्ट क्लियर करने के लिए एक ऐसे नीचे का टॉप बनाना तो इंडिया का आसान ही है ना। आप यहाँ सेंथोम देख लीजिए, इस साइड आपके सेंथोम है, फिर नागापट्टनम है। अब इन्होंने मसूलीपट्टनम को भी स्ट्रॉन्ग किया था उसी पीरियड में। तो ये इलाके काफ़ी ज़्यादा इन्होंने व्यापार में बढ़ावा दिया था एरियाज़ को। और एक जो समस्या इनकी थी कि भाई जो इनका रूट इन्होंने खोजा था केप ऑफ गुड होप से होते हुए, वो रूट काफ़ी देर तक सीक्रेट नहीं रख पाया, बाकी लोगों को पता लग गया, सब आ गए, लेकिन इससे इनकी सिग्निफिकेंस कम नहीं हुई। जो और हम सी कोस्ट की बात कर रहे थे, तो जैसे इंडिया घुसे थे, जैसे आप कंपेयर करिए, अच्छा इंडिया आए तो ये जब कालीकट घुसे तो उसके आसपास पहले पोर्ट बनाएंगे, तो वहाँ इनके पहले पोर्ट बने। बाद में इन्होंने ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट बनाए। और इंडिया को आज़ादी कब, इंडिया ने अपने इलाकों को उनको इनसे आज़ादी कब दिलाई? बहुत देर से, यानी 11 दिसंबर 1961 जब हुआ था ऑपरेशन विजय, जिसमें पोर्टुगीज़ के खिलाफ इंडिया ने अटैक कर दिया था, पोर्टुगीज़ आर्मी के खिलाफ इन गोवा। गोवा पे इनका कब्जा तब तक था। 47 में गोवा को आज़ादी नहीं मिली थी। ठीक है।